welcome back to my channel. I hope you all are doing fine. So last क्लास में हमने फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर खत्म कर लिया. आज हम क्लास 12 का नेक्स्ट चैप्टर उठाने जा रहे हैं जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. अब इस टॉपिक में दो मेन कीवर्ड्स हैं, पहला वैल्यूएशन और दूसरा गुडविल. देखो वैल्यूएशन का मतलब आप सबको पता होगा कि चीजों को वैल्यू करना, किसी चीज की वैल्यू निकालना, और इस केस में किसकी वैल्यू निकालना, गुडविल की. तो समझो गुडविल क्या है. अब देखो हम सबका एक बहुत फेवरेट फूड है छोले भटूरे जंक में, ठीक है. अब छोले भटूरे की समझो दो शॉप्स हैं, शॉप नंबर 1 एंड शॉप नंबर 2. आप किसी भी सिटी में रहते हैं, ठीक है, दो शॉप्स हैं. एक शॉप नंबर 1 वो शॉप है जो बहुत पुराने से सेटअप है और जिसके बहुत पहले से, मतलब हमारे पापा के टाइम से, उनके पापा के टाइम से, और मे बी उनके पापा के टाइम से भी वो जो शॉप है वो चलती हुई आ रही है, वो बहुत फेमस है, ठीक है. एंड शॉप नंबर 2 इज की जो अभी अभी एस्टेब्लिश हुई है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है उसे एस्टेब्लिश हुए. शॉप नंबर 1 में एक प्लेट छोले भटूरे का प्राइस है 120 रुपीज एंड शॉप नंबर 2 में वो मिल रहे हैं 50 रुपीज के, ठीक है. अब मुझे एक बात बताओ, सस्ता तो मिल रहा है यहाँ पे, लेकिन लोग जाना कहाँ प्रेफर करेंगे, भीड़ हमें किस दुकान पे ज्यादा मिलेगी? ऑब्वियसली सबका आंसर होगा शॉप नंबर 1. क्यों? क्योंकि उसने कुछ ऐसी सर्विसेज दी है पास्ट में, इतनी अच्छी क्वालिटी दी है, कस्टमर सेटिस्फाई हुआ है उसकी शॉप से जाके, उसका टेस्ट यूनिक है, क्वालिटी बहुत अच्छी है उसके खाने की, कि लोग उसकी तरफ आते हैं. उसने पास्ट में बहुत मेहनत करी है. अब ये जो शॉप नंबर 1 है उसकी स्टार्टिंग से क्या प्राइस एक प्लेट का 120 होगा? नहीं, उसका भी क्या पता स्टार्टिंग में 50 हो या फिर इससे भी कम हो. लेकिन उसने पास में जो अपनी मेहनत करी, अच्छे से अपने कस्टमर बिल्ड करे, उनको विश्वास दिलाया कि आपको यहाँ पे अच्छा टेस्ट मिलेगा, अच्छी क्वालिटी मिलेगी, तो वो कस्टमर वहां बंध गया. अब वो कस्टमर को जब भी वो चीज खानी होगी वो उसी पर्टिकुलर शॉप पे जाएगा, चाहे वो शिफ्ट हो जाए या कुछ भी हो जाए. अगर किसी जने को एक जगह का टेस्ट पसंद आ गया और उसे पता है कि वहां पे क्वालिटी भी अच्छी है और उसको वहां का टेस्ट भी अच्छा लगता है, तो वो वहां ही जाएगा. तो यही तो है गुडविल, कि इस शॉप नंबर 1 ने अपने पास्ट में कुछ एफर्ट्स करे, पास्ट में कस्टमर को सेटिस्फाई किया, क्वालिटी अच्छी दी, जिसकी वजह से वो फ्यूचर में प्रॉफिट्स कमा रहा है. अब इस वाले शॉपकीपर को बहुत सारी टेक्निक्स अपनानी पड़ेंगी कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए. मे बी ये इससे भी कम कर दे इस चीज का प्राइस, या कॉम्प्लीमेंट्री चीजें दे, या कुछ ऐसी टेक्निक्स यूज करेगा जिससे कस्टमर इसकी तरफ अट्रैक्ट हो. लेकिन शॉप नंबर 1 को कुछ करने की जरूरत नहीं है. अगर ये इससे इसका प्राइस 150 रुपीज पर प्लेट भी कर दे, तो भी वो कस्टमर जो इसके पास आते हैं स्टार्टिंग से, चाहे 50 रुपीज प्लेट थी या 70 हुई या 120 हुई या 150 हो गई या इससे भी आगे हो गई, अगर वो चीज उनको पसंद आ रही है तो वो इस पे आएंगे. क्यों? क्योंकि इसने अपनी एक रेपुटेशन बिल्ड करी है मार्केट में और बहुत खुद को फेमस किया है अपनी सर्विसेज से, अपने पास्ट के एफर्ट से, जिसकी वजह से वो फ्यूचर में प्रॉफिट्स कमाएगा. तो यही होती है गुडविल. गुडविल रेपुटेशन है, एक इंटैंजिबल असेट है. इंटैंजिबल असेट मतलब असेट हमें क्या, असेट मतलब क्या होते हैं जो हमें प्रॉफिट कमाने में हेल्प करते हैं, हमारी बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं. और इनटैंजिबल असेट मतलब हम गुडविल को टच नहीं कर सकते हैं. टैंजिबल असेट मतलब हम टच कर सकते हैं ना उन असेट्स को. नहीं, हम गुडविल को टच नहीं कर सकते. लेकिन गुडविल एक ऐसा असेट है हमारे लिए जो फ्यूचर में हमें प्रॉफिट्स अर्न करवाएगा अपने पास्ट के एफर्ट्स के लिए, ठीक है. तो आई थिंक आपको गुडविल का मतलब तो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा. अब बात करते हैं कि हम इसे वैल्यू करते क्यों है, हम क्यों पढ़ रहे हैं ये चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. अब देखो कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसमें हमें गुडविल को वैल्यू करना होता है. पहला इवेंट होता है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. हमने ये तो पढ़ा कि पार्टनरशिप में 2 पार्टनर्स होते हैं या 2 और मोर पार्टनर्स मिलके पार्टनरशिप बिजनेस को फॉर्म करते हैं. लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि फ्यूचर में हमें लग रहा हो कि नहीं, 2 पार्टनर से नहीं चल पा रहा, हमें बिजनेस को और एक्सपैंड करना है, हमें कैपिटल और चाहिए, तो हमें एक और पार्टनर को एडमिट करना होगा. अब कोई एक और पार्टनर आएगा, नया पार्टनर एडमिट होगा, ठीक है, उसे प्रॉफिट्स मिलेंगे. प्रॉफिट्स किसकी वजह से आए? पिछले 2 पार्टनर के एफर्ट्स की वजह. अब देखो इस शॉप में 2 पार्टनर थे, ऐसा समझो कि इसमें 2 पार्टनर थे ये शॉप नंबर 1 में.
अब इन दोनों पार्टनर्स ने इतने टाइम से अपने बिजनेस को सेटअप किया, अपनी रेपुटेशन बनाई, अपनी गुडविल बनाई, कस्टमर को अच्छी क्वालिटी दी, अच्छी सर्विस दी, उनको सेटिस्फाई किया, इसलिए उनके वो कस्टमर्स बन गए और वो कस्टमर्स और कस्टमर्स को भी लेकर आते हैं। तो जो प्रॉफिट्स हो रहे हैं इनको, वो दो पार्टनर की वजह से हो रहे हैं ना। उस शॉप में जो दो पार्टनर्स थे, अब ये सोचते हैं कि हमें बिजनेस को एक्सपैंड करना है, एक और जगह इसकी ब्रांच खोल लेते हैं, तो हमें ना एक और पार्टनर की जरूरत पड़ेगी, हम दोनों यहाँ संभाल लेंगे, वो बंदा वहां संभाल लेगा। तो वो अगर नए पार्टनर को आना है तो वो तो कैपिटल लेके आएगा, ऑब्वियसली पैसा तो लेके आएगा ना बिजनेस चलाने के लिए, और साथ में क्या लेके आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल। इसका मतलब क्या है, उसको अब जो प्रॉफिट्स जो होते थे, जो दो पार्टनर्स में बंटते थे, जो इस शॉप के मालिक थे, अब वो क्या होंगे, 3 पार्टनर्स में बटेंगे। तो उन दोनों पार्टनर्स को कुछ तो घाटा हो रहा है ना, और जो थर्ड पार्टनर को प्रॉफिट्स मिलेंगे वो किसकी मेहनत की वजह से मिलेंगे, वो अपने कस्टमर्स लेके आ रहा है, नहीं, उसे तो ये हो रहा है ना कि थाली में सब कुछ सजा के मिल गया। उन दोनों पार्टनर्स ने मेहनत करी इतने टाइम तक, एफर्ट्स किए अपने, कब, पास्ट में, जिनकी वजह से उन्हें अभी प्रॉफिट्स हो रहे हैं, एंड वो प्रॉफिट उस थर्ड पार्टनर को भी मिलेंगे। तो थर्ड पार्टनर वो जो है, वो उन दोनों पार्टनर्स को कॉम्पनसेट करने के लिए लेके आएगा प्रीमियम फॉर गुडविल, जो हम आगे एडमिशन के चैप्टर में पढ़ेंगे। अब इसे वर्ड याद रखना, मैं प्रीमियम फॉर गुडविल निकालना है तो वो किसके बेसिस पे निकलेगा, गुडविल के बेसिस पे। तो हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि गुडविल कैसे निकलेगी, तभी तो हम वो प्रीमियम फॉर गुडविल निकाल पाएंगे। ठीक है, अब जो सेकेंड चीज होगी वो और किस केस में ला सकते हैं, अगर किसी पार्टनर की रिटायरमेंट हो रही है या किसी पार्टनर की डेथ हो रही है। अब देखो, कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, ठीक है, 2 पार्टनर थे, उसमें से एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो अगर पहले प्रॉफिट 2 में बंटते थे, तो अब वो सिर्फ एक पार्टनर को मिलेंगे पूरे प्रॉफिट्स, और उसमें मेहनत तो एक फर्स्ट पार्टनर की भी है ना। सपोज पार्टनर ए पार्टनर बी था, उसमें से पार्टनर ए रिटायर हो रहा है, अब समझो उसकी डेथ हो गई, अब पार्टनर बी बचा। अब पार्टनर ने भी तो पास्ट में कुछ मेहनत करी ना, जिसके सारे फ्यूचर के प्रॉफिट्स पार्टनर बी को मिलेंगे। तो पार्टनर बी को पार्टनर ए को कंपनसेट नहीं करना चाहिए, उसकी मेहनत के, उसके भी पास्ट के एफर्ट्स के प्रॉफिट उसको फ्यूचर में मिल रहे हैं। तो रिटायरमेंट और डेथ के टाइम पे भी जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर होते हैं, जो बिजनेस में आगे बने रहेंगे, वो पार्टनर्स, जो डिसीज्ड पार्टनर होता है या फिर जो रिटायरिंग पार्टनर होता है, उसको कॉम्पनसेट करते हैं। अब किस बेसिस पे कॉम्पनसेट करते हैं, इसी गुडविल के बेसिस पे, क्योंकि गुडविल क्या है, बेसिकली फ्यूचर के प्रॉफिट जो हमें पास्ट के एफर्ट से होंगे। सो गुडविल इज द फ्यूचर प्रॉफिट्स जो कंपनी को या बिजनेस को या पार्टनरशिप फर्म में होंगे, किस वजह से, पास्ट के एफर्ट्स की वजह से। ठीक है, तो रिटायरमेंट और डेथ में भी हमें गुडविल को वैल्यू करना होता है। तीसरा क्या हो गया कि हम अपने बिजनेस को सोल्ड कर रहे हैं। अब आपने देखा होगा इतने सारे बिजनेसेस जो सोल्ड होते हैं, या फिर एमालगमेशन हो गई तो बिजनेस मिलके एक बिजनेस बन गए, या किसी ने टेक ओवर कर लिया किसी बिजनेस को, मतलब एक तरीके से वो सेल ही हो गया बिजनेस का, डिसोल्यूशन। ठीक है, तो अब जब इन केसेस में भी जब हम एक बिजनेस बेच देते हैं किसी और को, ठीक है, किसी गोइंग कंसर्न को, अपना चलता चलता बिजनेस, तो अब उस बिजनेस में भी हमारी कोई रेपुटेशन भी तो होगी ना। अगर वो हमारा पूरा नाम लेके जा रहा है, पहले मैंने इतने मेहनत करी और अपने बिजनेस का नाम बनाया, और अब वो चलता चलता बिजनेस कोई और को मैं सेल कर रही हूँ, या वो टेक ओवर कर रहे हैं, या मेरा किसी के साथ अमालगमेशन हो रहा है, हम मिल रहे हैं, तो भी तो वैसे मेरी पास्ट एफर्ट्स के प्रॉफिट्स मिलेंगे ना। तो वो मुझे कंपनसेट नहीं करेगा, मुझे उनका पैसा ही देगा कि मेरे कितने, जो मैंने पास्ट में मेहनत करी, उसे जितने टाइम तक मेरे उस मेहनत की वजह से वो प्रॉफिट्स मिलते रहेंगे, वो उतना मुझे कंपनसेट करेगा। ठीक है, सो ये केसेस हैं जिन पे हम वैल्यू करते हैं गुडविल को। अब ये तो हो गया कि हम गुडविल को वैल्यू करते हैं। तो गुडविल को वैल्यू करते कैसे हैं, तो इसके मेथड्स हैं, तो अब हम वो पढ़ते हैं। अब उसमें जो हमारा फर्स्ट मेथड है वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब एवरेज का मतलब तो आप सबको पता ही होगा कि हर साल इतना तो होता ही है। अगर हम जैसे मैचेस के स्कोर्स हैं और हम उन सब की एवरेज निकालते हैं, तो क्या निकलता है कि एक ओवर में इतने रन तो मारे ही हैं।
अगर हम एवरेज टेम्परेचर निकालते हैं तो हर दिन इतना टेम्परेचर तो था ही, ठीक है। तो ये सब एवरेज होता है कि हर साल या हर दिन या हर घंटे इतनी तो वो चीज रही ही है, जिस भी चीज की हम एवरेज निकाल रहे हैं। तो अगर हम बात करें एवरेज प्रॉफिट्स की, तो एवरेज प्रॉफिट्स का मतलब है कि हर साल बिजनेस ने इतने प्रॉफिट्स तो कमाए ही हैं, ठीक है। हम पूरी जितने भी टोटल प्रॉफिट्स हैं उसे नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देते हैं और इससे हमारी एवरेज प्रॉफिट्स आ जाते हैं। तो मैंने क्या बोला एवरेज प्रॉफिट का मेथड? एवरेज प्रॉफिट हो गया टोटल नॉर्मल प्रॉफिट्स अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स, जितने भी हम सालों का एवरेज निकाल रहे हैं, ठीक है। अब एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है, मैंने यहाँ पे लिखा टोटल नॉर्मल प्रॉफिट्स। नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या होते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट्स वो प्रॉफिट्स हैं जो एक बिजनेस, एक पार्टनरशिप फर्म अपनी ऑपरेशनल एक्टिविटीज से करता है, जो चीजें उसे अपने मेन जो ऑपरेशन है, मेन जो उसका धंधा है, उससे जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं या उससे जो उसके एक्सपेंस जा रहे हैं, वो सब अपने इनकम से एक्सपेंसेस माइनस करके वो प्रॉफिट। अब बिजनेस में तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, कुछ नॉर्मल एबनॉर्मल गेन्स भी हो जाते हैं, कुछ एबनॉर्मल लॉसेस भी हो जाते हैं, या और भी कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जिससे हमारा प्रॉफिट या तो बढ़ जाता है या कम हो जाता है। तो वो क्या हो सकते हैं? देखो, कुछ ऐसी नॉन ऑपरेटिंग चीजें, नॉन ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग तो सारी हम इसमें लेके चलेंगे, लेकिन कुछ ऐसी नॉन ऑपरेटिंग चीजें होती हैं जिससे हमारे प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं। जैसे क्या हो गया कि गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, या लॉस भी हो सकता है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब जो ये है, हमने क्या बोला, एवरेज प्रॉफिट हर साल इतने होते ही हैं। अब ये जो गेन या सेल ऑफ, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है या फिर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है, वो हर साल होगा। मैं हर साल कोई फिक्स्ड एसेट अपनी दूसरे बेचू, मतलब अपनी फर्म का हर साल कोई फिक्स्ड एसेट बेचूंगी ही नहीं। ये कभी कभार होने वाली इनकम है, जब मुझे लगेगा कि मेरा अब जो वैल्यू है फिक्स्ड एसेट की वो नहीं उतनी रह गई है और अब इसकी लाइफ जीरो हो चुकी है, स्क्रैप हो चुका है, तो मैं उसको बेच देती हूँ और उसे बेचने पे जितनी उसकी वैल्यू है उससे ज्यादा पैसा मिल गया तो मुझे गेन हो गया, अगर जितनी उसकी वैल्यू है उससे कम पैसा मिल गया तो मेरे को लॉस हो गया। तो ये तो कभी कभार होने वाली चीजें है ना, ये हमेशा तो नहीं होंगी ना। और क्या है, नॉन ऑपरेटिंग है, ऑपरेशन से हमें नहीं मिल रहा, जो हमारे बिजनेस के मेन ऑपरेशन है उससे नहीं मिल रही है। या कभी कभार क्या हो सकता है कि हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड हो सकता है, ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड हो सकता है, और इसका वाइस वर्सा यहाँ पे कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड हो सकता है और ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो सकता है। तो या तो क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो या ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड हो, या फिर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड हो और ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो। अब देखो, मैंने बोला ना, ये सब चीजें ऐड हो चुकी हैं और इन्होंने हमारे प्रॉफिट्स को बढ़ा दिया है, पर वो एवरेज प्रॉफिट्स नहीं है, क्योंकि ये चीजें हर साल नहीं होंगी। तो हम इन सब चीजों को क्या कर देते हैं, माइनस, और ये सब चीजें माइनस हो चुकी है जिनने हमारे प्रॉफिट को कम कर दिया है, लेकिन ये हर साल नहीं होंगी, इसलिए हम इनको कर देते हैं प्लस। ठीक है, अब ये तो आपको समझ आ गया था। इनमें डाउट आ रहा होगा ना, मैं किसी एक को एक एग्जाम्पल से समझा देती हूँ, उसके बाद आपको सारे समझ आ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये लेते हैं कि ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल है, ये पूरा ट्रेडिंग अकाउंट है। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, हमारे जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो, उसके बाद सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, और फिर इन सबका करके लास्ट में हमारा ग्रॉस प्रॉफिट बचता है जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। और ये भी एक ट्रेडिंग अकाउंट है, मैं केसेस बता रही हूँ आपको दो। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दिया। अब सपोज कि हमारा ओपनिंग स्टॉक ये वो है कि क्या होना चाहिए था, ओपनिंग होना क्या चाहिए था कि ओपनिंग स्टॉक होना चाहिए था फॉर एग्जाम्पल 40,000 का। मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि K डिनोट्स 1000 की, मतलब अगर मेरे को 3 जीरो कहीं लिखनी होगी उसकी जगह मैं K लिखूंगी। इस ट्रेडिंग अकाउंट में देखें तो ओपनिंग स्टॉक हमारा 40,000 का है, परचेजेस
के की मतलब 6 लाख की, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 60,000 के, नेट सेल्स है हमारी 1100 के की एंड क्लोजिंग स्टॉक एंड में बचा है 70,000 का। अगर मैं इसको क्लोज करूं और अपना जीपी निकालूं तो मेरा यहाँ पे जीपी आएगा 4,70,000, ठीक है, 4,70,000 मेरा यहाँ पे आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अब मैं बात करूं ये वाले ट्रेडिंग अकाउंट की। इस ट्रेडिंग अकाउंट में क्या हुआ है, ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू है। अब मैं अगर सपोज यहाँ देखूं कि मेरा ओपनिंग स्टॉक 40,000 होना चाहिए था, सपोज है यहाँ पे 50,000 का, बाकी सब सेम है, परचेजेस 600 के की है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 60 के का है, सेल्स 1100 के की है एंड क्लोजिंग स्टॉक 70,000 का है। अब अगर मैं यहाँ पे अपना ग्रॉस प्रॉफिट निकालूं तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे आएगा 4,60,000। क्या आया यहाँ पे 4,60,000, आना क्या चाहिए था 4,70,000। प्रॉफिट कम आया ना, इसने हमारे प्रॉफिट को कम कर दिया ना। ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू होने की वजह से जो हमारा प्रॉफिट है वो 10,000 रुपए से, मतलब जितनी अमाउंट से ओपनिंग स्टॉक को हमने ओवर वैल्यू कर रखा है उतनी अमाउंट से हमारा प्रॉफिट कम आ रहा है। तो अगर हमें अब नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए जो हम हर साल कमाएंगे, वो कितना होगा, वो कैसे निकालेंगे, इसको वापस ऐड बैक करके, इसलिए हम इसको यहाँ पे ऐड बैक कर देते हैं। अब मैंने आपको एक एग्जांपल यहाँ पे समझा दिया, इसके बाद आपको ये भी समझ आ जाएगा, आप खुद करके देख लेना कि क्लोजिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यू होगा तो भी हमारे प्रॉफिट को उसने कम कर दिया होगा, तो अब हम उसको बढ़ा देंगे। ऐसे अगर ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यू होगा तो उसने हमारे प्रॉफिट को बढ़ा दिया होगा, तो अब हम प्रॉफिट को कम कर देंगे। ऐसे ही क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू होगा, उसने भी हमारे प्रॉफिट को इंक्रीज कर दिया होगा, तो अब उसे कम कर देंगे। अब और क्या चीजें हो सकती हैं, देखो कभी कभार हमें इंश्योरेंस क्लेम मिल सकते हैं। इंश्योरेंस क्लेम किस वजह से मिल सकते हैं, कि हमारे बिजनेस में कोई लॉस हो गया बाय फायर या थेफ्ट की वजह से, ठीक है। तो अब ये लॉसेस हुए, इसकी वजह से हमारे प्रॉफिट्स कम हो गए होंगे। लेकिन क्या हर साल हमें फायर लगती रहेगी हमारे गोडाउन्स में, या फिर हर साल चोरी होती होगी, नहीं। और हमें क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट जो हर साल होंगे ही होंगे, तो हम उसमें इसको ऐड बैक कर देंगे। और इस लॉस की वजह से हमें कुछ इंश्योरेंस क्लेम मिला, उसकी वजह से हमारे प्रॉफिट्स बढ़ गए। लेकिन हमें वही, अगर हर साल चोरी नहीं होगी, हर साल फायर नहीं लगेगी, तो हर साल इंश्योरेंस क्लेम किस चीज के मिलेंगे, तो ये भी एक नॉन रिकरिंग इनकम है, तो हम इसको माइनस कर देंगे अपने प्रॉफिट्स, एवरेज प्रॉफिट्स निकालने के लिए। या और क्या हो सकता है, कुछ डिविडेंड मिल सकता है। अब डिविडेंड भी एक नॉन रिकरिंग इनकम है और नॉन ट्रेड इनकम है ना, तो इसको भी हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारा जो भी टोटल प्रॉफिट्स आएगा उसमें जो नॉर्मल चीजें हैं, नॉर्मल एक्सपेंसेस हैं, नॉर्मल इनकम है, वो तो सब प्लस भी होंगी अगर इनकम है, और एक्सपेंसेस हैं तो माइनस भी होंगे। मतलब इनकम में से एक्सपेंस, जो टोटल नॉर्मल इनकम में से नॉर्मल एक्सपेंस है उनको माइनस कर देंगे, तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा। उन सबका टोटल करके जितने भी साल के हमें एवरेज प्रॉफिट निकालने हैं उससे डिवाइड कर देंगे। एंड उस प्रॉफिट में अगर कोई एबनॉर्मल चीजें हैं या नॉन ऑपरेटिंग चीजें हैं जिसने प्रॉफिट्स को बढ़ा दिया है, तो अब उनको माइनस कर देंगे, जो क्या है ये सारी चीजें। एंड इफ प्रॉफिट को किन्हीं चीजों ने हमें माइनस कर दिया है लेकिन वो होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि वो हर साल हमारे प्रॉफिट को अफेक्ट नहीं करेंगी, तो उन सबको कर देंगे ऐड बैक। उससे हम टोटल नॉर्मल प्रॉफिट्स निकाल के नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे आ जाएंगे एवरेज प्रॉफिट। अब ये तो हो गए एवरेज प्रॉफिट, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें वैल्यू करना है गुडविल को, हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी है। तो गुडविल कैसे निकलती है, गुडविल होती है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब ये क्या होता है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, देखो किसी के पास्ट के एफर्ट्स हैं, समझा, अब वो पास्ट के एफर्ट किसी लिमिटेड टाइम के लिए ही तो तुम्हें प्रॉफिट देंगे ना, उसके बाद और नई नई शॉप्स आ जाएंगी, उनकी भी गुडविल होगी, वो भी कुछ इनोवेशंस करेंगे,
वो भी कुछ और कस्टमर के लिए सर्विसेज लेके आएंगे, कस्टमर उनसे ज्यादा सेटिस्फाई होगा, तो तुम्हें एक पर्टिकुलर टाइम तक ही वो पास्ट की एफर्ट्स प्रॉफिट्स देंगे। उसके बाद तुम्हें अब कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालना होगा प्रेजेंट में, ताकि तुम और फ्यूचर के प्रॉफिट्स को बना सको। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज वो ही है कि कब तक, कितने सालों तक तुम्हें वो पास्ट के एफर्ट से प्रॉफिट मिलेंगे। तो तुम्हें क्या करना होगा, एवरेज प्रॉफिट मतलब कि एक साल में इतने प्रॉफिट हो ही जाएंगे और कितने सालों तक होते रहेंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज जिसे हम बोलते हैं, उससे इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी आ जाएगी गुडविल की वैल्यू। ठीक है, तो अब ये तो एवरेज पीरियड में एक मेथड था जिसका नाम था सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, अब ना इसमें एक और मेथड होता है जिसका नाम है वेटेड एवरेज पीरियड मेथड। कुछ नहीं है उसमें, बहुत सिंपल है वो भी। देखो उसमें क्या करते हैं हम, देखो हमारे डिफरेंट ईयर के प्रॉफिट होते हैं, जैसे हमारे ईयर्स हैं 1, 2, 3 या कुछ भी जो लास्ट के ईयर्स हैं, उसमें हमारे डिफरेंट प्रॉफिट्स होंगे। कौन से प्रॉफिट्स, नॉर्मल प्रॉफिट। जैसे यहाँ प्रॉफिट्स निकाल रहे थे ना कि कोई प्रॉफिट है, अगर उसमें नॉर्मल चीजें हैं वो तो एडजस्ट करेंगे, लेकिन जो एबनॉर्मल चीजें हैं या नॉन ऑपरेटिंग या नॉन रिकरिंग कुछ लॉसेस हैं या एक्सपेंसेस हैं या इनकम्स हैं, उन सबको एडजस्ट कर लेंगे। अगर पहले प्लस हो गई है और प्रॉफिट्स को बढ़ा दिया है तो माइनस कर देंगे, अगर पहले माइनस हो गई है प्रॉफिट्स को कम कर दिया है तो अब उन्हें ऐड बैक कर लेंगे, तो वो टोटल प्रॉफिट्स निकाल लेंगे। उसके बाद क्या होता है कि हम हर ईयर के प्रॉफिट को एक वेट देते हैं। क्या वेट प्रोवाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है, इसे 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, इसको 3 बोल दिया, ये आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई होगा। उससे हम क्या निकालते हैं वेटेड प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, देखो ये प्रॉफिट्स को समझो कि ये है हमारा, मतलब ये ए, ये बी, ये सी और ये आ रहा है हमारा डी। तो हमने बोला ये डी कैसे निकालते हैं, हम ये डी निकालते हैं इस बी और सी को मल्टीप्लाई करके। जितने भी उस पर्टिकुलर ईयर में नॉर्मल प्रॉफिट है उससे जब हम वेट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे क्या आ जाते हैं, वेटेड प्रॉफिट। तो ये 3 साल के अलग अलग आ जाएंगे। ठीक है, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे हम इनका सिग्मा करके। ये जो टोटल वेटेड प्रॉफिट्स हैं इन सबको टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड में क्या, नंबर ऑफ ईयर्स। इसमें तो हम नंबर ऑफ ईयर्स डिवाइड में क्या, ये टोटल ऑफ वेट्स, जो ये 1, 2, 3 इन सबका जो टोटल आएगा उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल ऑफ वेट्स। उससे इसको जब डिवाइड कर देंगे तो हमारे क्या आ जाएंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और गुडविल कैसे निकलेगी, गुडविल तो वैसे ही निकलेगी कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट को हम जब मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो हमारी क्या आ जाएगी, गुडविल की वैल्यू। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मतलब एक साल में हम इतने वेटेड एवरेज तो प्रॉफिट तो कमा ही लेंगे, पर ये कितने साल तक हमें अभी के एफर्ट्स बाद में हेल्प करेंगे इतने ही प्रॉफिट्स नॉर्मल कमाने को, उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जिसे हम बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो हमारी आ जाएगी गुडविल की वैल्यू। तो आई होप आपको ये मेथड समझ आ गया हो गुडविल को निकालने का, जिसमें एवरेज प्रॉफिट मेथड है, जिसमें पहला है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमने क्या किया, हमने टोटल नॉर्मल प्रॉफिट्स को निकाल के नंबर ऑफ ईयर्स जितने के भी वो प्रॉफिट को हम कंसिडर कर रहे हैं उससे डिवाइड कर दिया। और गुडविल कैसे निकलेगी, अपने एवरेज प्रॉफिट्स को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करके। नंबर ऑफ ईयर परचेज मतलब कितने साल तक हमें वो पास्ट के एफर्ट्स उतना ही प्रॉफिट देते रहेंगे, उसको हम नंबर ऑफ ईयर परचेज बोलते हैं। एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमने ईयर्स लिखे, प्रॉफिट्स लिखे और हर एक ईयर के प्रॉफिट्स को एक एक वेट असाइन कर दिया, 1, 2, 3 या फिर सो ऑन जैसे भी चलेगा। उसके बाद हमने वेटेड प्रॉफिट निकाला, किसको मल्टीप्लाई करके, प्रॉफिट को, इंडिविजुअल प्रॉफिट को वेट से। तो हमारा जो वेटेड प्रॉफिट आया
उसको हमने टोटल किया और उसे डिवाइड किया टोटल ऑफ वेट से जो हमने असाइन करे हैं। जैसे इस केस में क्या हो गया 3 + 2 5 + 1 6। तो इसमें हम जो भी टोटल वेटेड प्रॉफिट आएंगे उन सबको प्लस करके डिवाइड बाय 6 कर देंगे तो हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। और हम गुडविल कैसे निकालेंगे, वो ही वेटेड एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो ये मेथड तो हो गया कंप्लीट। इसके 2 और मेथड है जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अगर आपको मेरी ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अब बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ।